Young Dr. Giriraj Singh, lecturer of chemistry, my dear students, आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री की अगली यूनिट के साथ, और इस यूनिट का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। आज इस केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम जिन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे वो हैं इसका इंट्रोडक्शन, रासायनिक बल गतिकी किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस, उनको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स और वेलोसिटी कांस्टेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं आज के इस टॉपिक की ओर कि रासायनिक बल गतिकी जो कि केमिकल काइनेटिक्स है, इसको किसे कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं। तो रासायनिक बल गतिकी को आप समझ सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसको प्रभावित करने वाले कारक जैसे सांद्रता, ताप और उत्प्रेरक के प्रभावों का वर्णन किया जाता है या जिनका अध्ययन किया जाता है, उसे हम उस शाखा को हम रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। इस केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम अपक्रिया की जो दर आ रही है, तो ये पहले देखें कि अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, किस अपक्रिया की हम दर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अपक्रियाएं मुख्यतया फास्ट एवं स्लो रिएक्शंस, फास्ट एंड स्लो रिएक्शंस, तीव्र और मंद अपक्रियाएं। तो समझेंगे कुछ रासायनिक अपक्रियाएं ऐसी होती हैं कि जिनको कंप्लीट होने में बहुत ही कम समय लगता है, 10 की पावर -3 सेकंड से भी कम समय लगता है, उससे भी कम समय में वो पूर्ण हो जाती हैं। ऐसी अपक्रियाओं को हम फास्ट रिएक्शंस कहते हैं, तीव्र अपक्रियाएं। और ये जो तीव्र अपक्रियाएं हैं, फास्ट रिएक्शंस, इन अपक्रियाओं से हम अपक्रिया की वेग का निर्धारण नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन अपक्रियाओं से वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता। और इसके उदाहरण रहते हैं जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अपक्रियाएं। जो उदासीनीकरण अपक्रियाएं होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ये अपक्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती हैं। या हम अवक्षेपण अपक्रियाएं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ये जो अवक्षेपण अपक्रियाएं हैं, ये अपक्रियाएं भी दोनों ही प्रकार की अपक्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती हैं। इसके विपरीत कुछ अपक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, कई वर्ष तक लग जाते हैं। तो ऐसी अपक्रियाओं को अति मंद अपक्रियाएं कहते हैं, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। ये बहुत मंद होती हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस है, बहुत मंद अपक्रियाएं हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर हमने उत्प्रेरक नहीं लिया, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो अपक्रिया होती है, ये वर्षों में कंप्लीट होती है, कोई भी वर्षों तक इसमें परिवर्तन नहीं दिखता। तो ऐसी अपक्रियाओं को अतिमंद अपक्रियाएं कहते हैं। और ये अपक्रियाएं से भी अपक्रिया की दर का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इन दोनों अपक्रियाओं के बीच में इस प्रकार की एक अपक्रियाएं पाई जाती हैं जो मंद गति से होती हैं, और उन अपक्रियाओं के होने में कुछ मिनट, घंटे या सेकंड का समय लगता है। ऐसी अपक्रियाओं को हम स्लो रिएक्शंस कहते हैं। यह है स्लो रिएक्शंस, जिन अपक्रियाओं से इनका वेग का निर्धारण किया जा सकता है। तो ऐसी अपक्रियाओं का इस रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसे हम समझ सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन, ये एक मंद अपक्रिया है, ट्वाइस H2O2। जब इसका अपघटन होता है तो ये जल बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये अपक्रिया मंद गति से होती है और हम इसका वेग का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये रहा। तो इस चैप्टर में हमको ये मंद अपक्रियाएं देखने को मिलेगी। आज का दूसरा टॉपिक है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया की दर।
अवक्रिया की दर। इसको समझेंगे। एकांक समय में अवकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अवक्रिया की दर कहते हैं। पुनः समझेंगे। अवकारक या उत्पाद के सांद्रता के परिवर्तन की दर को अवक्रिया की दर कहते हैं और यह अवक्रिया की दर समय के साथ साथ घटती है, क्योंकि अवकारकों की सांद्रता समय के साथ साथ घटती है। और इस अवक्रिया की दर को हम मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं। सेकंड के स्थान पर हमारा समय मिनट या हम घंटा भी ले सकते हैं और इसको हम अवक्रिया की दर को मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है। सेकंड जो कि समय है, समय सेकंड के समय के स्थान पर जो सेकंड लिया है, यहाँ पर समय को हम मिनट या घंटा भी ले सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो इसे हम रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं, अवक्रिया की दर कहते हैं। जरा इसको हम एक ग्राफ की सहायता से व्यक्त कर सकते हैं। एक हमने ये ग्राफ बना रहे हैं दो, ये इधर हमने समय लिया टाइम और यहां हमने इधर लिया रिएक्शन रेट, अवक्रिया की दर, रिएक्शन रेट इसको लिया है। तो ये देखेंगे इसका जो ग्राफ मिलता है हमको इस तरीके से मिलता है। प्रारंभ में ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अवक्रिया की जो दर होती है बहुत अधिक होती है, जैसे जैसे समय बढ़ता है अवक्रिया की दर घटती है। दूसरा ये हमने ले रहे हैं यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अवकारक की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अवकारक की सांद्रता। तो इसका ग्राफ अगर हम देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये ग्राफ इस तरीके से होगा। अर्थात इस ग्राफ से ये स्पष्ट है कि जो अवकारक की सांद्रता होती है वो समय के साथ साथ बहुत तेजी से घटती है, इसलिए अवक्रिया की दर भी तेजी से घट जाती है। इसके बाद यदि हम सूक्ष्म समय अंतराल dt लेते हैं और इस सूक्ष्म समय अंतराल dt में जो अवकारक है या उत्पाद, उसकी सांद्रता में परिवर्तन अगर डेल्टा c होता है तो हम अवक्रिया की औसत दर निकाल सकते हैं। तो यहां देखेंगे अवक्रिया की औसत दर, अवक्रिया की औसत दर बराबर ये होता है सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। तो इस औसत दर को हमने निकाल लिया। सांद्रता में परिवर्तन हमारा डेल्टा c हो रहा है और समय में परिवर्तन डेल्टा t हो रहा है। तो ये डेल्टा c अपॉन डेल्टा t, ये स्मॉल t कर लीजिए, स्मॉल t, ये डेल्टा c अवक्रिया की एवरेज दर कहलाती है। किसी भी अवक्रिया के दौरान t समय पर जो अवक्रिया की दर होती है उसे हम तात्क्षणिक अवक्रिया की दर कहते हैं, तात्क्षणिक अवक्रिया की दर। इसको समझते हैं। यदि हमने कोई समय t लिया है, यदि t समय पर अति सूक्ष्म समय अंतराल dt लिया और इस dt में कोई अवकारक की सांद्रता में परिवर्तन अगर x होता है, उस अवकारक की सांद्रता में x परिवर्तन होता है या उसकी सांद्रता में अवकारक की x कमी होती है, तो अवक्रिया की दर, तो हम समझ सकते हैं, तो अवक्रिया की दर इज इक्वल टू dx अपॉन dt। यदि dx अपॉन dt को अवक्रिया की दर कहते हैं। अथवा या अब हम देखेंगे यदि अति सूक्ष्म समय अंतराल dt में कोई अवकारक कैपिटल A है और उस अवकारक कैपिटल A की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो B एक्टिव मास ऑफ A है, तो हम निकालेंगे इस अवक्रिया की जो तात्क्षणिक दर होगी, अवक्रिया की तात्क्षणिक दर, या इसको हम ऊपर वाले को, ये जो निकाला हमने t समय पर, ये अवक्रिया की दर निकली थी, अवक्रिया की तात्क्षणिक दर, ये तात्क्षणिक दर है और ये हम निकालेंगे अवक्रिया की दर।
तो ये अपक्रिया की जो दर होगी वो इसको हम लिख सकते हैं, अपक्रिया की दर इज इक्वल टू माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए बटे डी टी। ये अपकारक ए की सांद्रता में पद है। यहां पर ये जो माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि अपकारक की सांद्रता समय के साथ साथ घटती है। ये चिन्ह घटने को प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं इसकी दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो किसी अपक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक 3 हैं। पहला कारक है हमारा सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। निश्चित ताप पर किसी अपकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो सांद्रता का क्या प्रभाव होगा? अपक्रिया की दर बढ़ती है, बढ़ जाती है। कब? जब हम किसी ताप पर अपक्रिया की दर बढ़ जाती है, जब हम निश्चित ताप पर अपकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ती है? क्योंकि सांद्रता बढ़ाने से अणुओं की प्रति मोल प्रति लीटर संख्या बढ़ जाती है। इस संख्या बढ़ने से उनके बीच में टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और अपक्रिया का दर बढ़ जाती है। दूसरा है ताप का प्रभाव, ताप परिवर्तन का प्रभाव। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। निश्चित सांद्रता पर किसी अपक्रिया का ताप बढ़ाने पर अपक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से सक्रिय अणुओं की जो ऊर्जा है, अणुओं की सक्रिय ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए अपक्रिया का दर बढ़ जाती है। तीसरा है हमारा, तीसरा प्रभाव रहेगा उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटालिसिस। उत्प्रेरक का प्रभाव, ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक का प्रभाव। जनरली उत्प्रेरक मिलाने पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी भी अपक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि उत्प्रेरक उसके सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर देता है। इसलिए सक्रिय ऊर्जा का मान जब कम होता है तो शीघ्र ही अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो ये रहा हमारा उत्प्रेरक का प्रभाव। तो ये 3 है जो किसी भी उत्प्रेरक के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। और ये है हमारा लास्ट, रेट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। माना कोई एक अपक्रिया निम्नलिखित है, A इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इसने उत्पाद दिया और ये अपकारक A है और ये प्रारंभिक समय में t बराबर 0 समय पर इस अपकारक A की सांद्रता A है, तो कोई भी उत्पाद नहीं बनेगा। t समय पश्चात, आफ्टर t टाइम, t समय के पश्चात इस अपकारक A में से X प्रोडक्ट विघटित होकर उत्पाद बन गया, तो अपकारक A की सांद्रता बची A माइनस एक्स। तो हम देखेंगे अपक्रिया की जो दर होती है, अपक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, वो अपकारक की सांद्रता के सीधे समानुपाती होती है। अपक्रिया की दर को हम dx अपॉन dt कहते हैं। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, और ये सांद्रता है यहां पर हमारा t समय पर, A माइनस एक्स। तो dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k A माइनस एक्स, जहां k एक स्थिरांक है जिसे अपक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। तो ये k जो है वेग स्थिरांक है, और किसी भी अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मान निश्चित और स्थिर होता है, इसे हम अपक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।